नमस्कार, मैं वृंदा। एक दिन में 3000 लोग हीट वेव से मर गए। दिन था 11 अगस्त 2003 का और घटना है फ्रांस की। उस दिन गर्मी चढ़ने लगी, रात होते होते इतनी हो गई कि एक ही दिन में पेरिस में 3000 लोग हीट वेव से मर गए। दूसरे विश्व युद्ध में भयानक बमबारी से भी एक दिन में इतने लोगों की मौत नहीं हुई जितनी एक दिन में पेरिस में गर्मी से हो गई। एक झटके में 3000 जानें चली गईं। उस समय पूरे यूरोप का हाल यही था। 2003 में जून से अगस्त के बीच 70,000 लोग हीट वेव से मारे गए। अकेले फ्रांस में जुलाई से अगस्त के बीच 15,000 लोगों की मौत हो गई। उस साल फ्रांस में इतने लोग मारे गए कि लाशों को रखने के लिए मॉर्चरीज में जगह कम पड़ गई। होलसेल बाजारों में सेना को मदद के लिए स्ट्रेचर लगाने पड़े और 15 अगस्त की रात को पेरिस के बाहर एक होलसेल बाजार की रेफ्रिजरेटर और स्टोरेज यूनिट को मुर्दा घर में बदलना पड़ा। जब आप अखबारों में देखते हैं कि देश तप रहा है, यूपी के कई शहर दुनिया के सबसे गर्म शहरों में आ गए हैं, तब आपको लगता होगा कि कोई रूटीन की खबर है। हर साल गर्मी में बढ़ते तापमान और लू की खबर आती है, लेकिन 2003 में यूरोप में जो हीट वेव आई उसमें 70,000 लोग मारे गए। इस बात को आप अपने सामने रखिए और फिर सोचिए कि हीट वेव को क्या इतना नॉर्मली लिया जा सकता है। कोई डिहाइड्रेशन से मारा गया, कोई हीट स्ट्रोक से, तो कोई हीट एक्सट्रॉशन से। तीनों में अंतर होता है। लू के थपेड़े शरीर पर अलग अलग तरह से प्रभाव डालते हैं, इसलिए इनके नाम भी अलग अलग हैं। पेरिस में उस दिन मरने वालों में ज़्यादातर लोग बुजुर्ग थे। भारत के हिसाब से देखा जाए तो यूरोप में तापमान 48 से 50 डिग्री सेल्सियस तक नहीं था। फ्रांस का तापमान 25-30 के आसपास ही था, लेकिन वहाँ के लोग इस तापमान के आदी नहीं थे। फ्रांस की रातें अक्सर ठंडी होती हैं, घरों में एसी, कूलर और फैंस नहीं होते, इसलिए घरों में गर्मी का असर भयंकर हो गया। इमारतें अंदर से गर्म होने लगीं, ठंडा होना बंद हो गई। बाहर भी यही हाल था। अगस्त में 2 हफ्ते तक फ्रांस पर एक अलग तरह का वेदर पैटर्न बना रहा, जिसे ब्लॉकिंग कहते हैं। इसमें होता यह है कि किसी बड़े से इलाके पर लगातार लंबे समय तक गर्म और सूखी हवा जमी रहती है। फ्रांस में 2 हफ्ते तक गर्म और सूखी हवा दिन रात चलती रही। ये हीट वेव बहुत लंबी थी, 3 महीने तक लगातार जारी रही। पहली हीट वेव आई जून में, जो काफ़ी गर्म थी। दूसरी आई जुलाई में, जो पिछली हीट वेव से भी ज़्यादा गर्म थी। और तीसरी आई अगस्त में, जो जानलेवा हो गई। यूरोप के ऊपर एक ऐसा एंटी साइक्लोन बन गया जिसने बारिश नहीं होने दी और गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। फ्रांस के बाद सबसे अधिक मौतें उस साल इटली में हुई। एक परेशानी यही थी कि लोगों को पता ही नहीं था कि ऐसी गर्मी से निपटना कैसे है। जिस मौसम में रहने की आदत यहाँ के लोगों को थी, उन्हें डिहाइड्रेशन से लड़ना नहीं आता था। ना ही उन्हें ये पता था कि वो अपने घरों को ठंडा रखने के लिए क्या करें, अगर हीट स्ट्रोक हो जाए तब क्या करें। उनके घर सर्दियों के लिए बने थे, इस तरह से बने थे कि ठंड हो तो घर गर्म रहे। पेरिस में बड़ी संख्या में घरों की छतें जिंक प्लेटिंग से बनती हैं, जो सस्ती होती है और ये मौसम की मार झेल लेती है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये घरों को इस कदर गर्म कर देगी कि जब गर्मी टूट कर पड़ेगी और गर्मी से बचने के लिए लोग घरों में बैठेंगे तो गर्म हो जाने के कारण घरों में ही बीमार पड़ जाएंगे और कई हजार लोग मारे जाएंगे। इस एक हीट वेव ने यूरोप का नक्शा बदल दिया। नदियां 100 साल के सबसे कम लेवल पर आ गईं। जैसे अभी यमुना को लेकर खबरें आ रही हैं कि पानी घुटनों तक आ गया है। पानी उस वक्त इतना नीचे चला गया कि वर्ल्ड वॉर के समय से नदियों में डूबे हुए टैंक दिखाई देने लगे। जो लोग नदियों में तैरने जाते थे उनके लिए नदी में उतरना ही खतरनाक हो गया। लोगों को पानी सप्लाई करने के लिए जो रिजर्वॉर्स बने थे, टैंकर, तालाब, नदियाँ, कैनाल वगैरह थे, इन सब में पानी या तो सूख गया या बहुत कम रह गया। जंगलों में आग लगने लगी। पुर्तगाल में 2 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा जंगल जलकर खत्म हो गया। पूरे लग्जमबर्ग के इलाके जितना जंगल जलकर तबाह हो गया। पुर्तगाल के अलावा स्पेन, इटली, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, डेनमार्क और आयरलैंड में भी जंगलों में आग लगने की कई घटनाएं सामने आईं। जंगलों से जलकर जो राख नदियों में गई, उसने नदियों का पानी खराब कर दिया। लोगों के घरों में आने वाली सप्लाई दूषित हो गई। पानी की सप्लाई प्रभावित हो गई और टूरिज्म जैसी इंडस्ट्री पर भी असर पड़ा। ट्रेनों के ट्रैक गल गए, जिसकी वजह से ट्रेनों की रफ्तार कम करनी पड़ी। लंदन की अंडरग्राउंड ट्यूब में सफ़र करना खतरनाक हो गया। खेती
पशुपालन सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया और हजारों की तादाद में मुर्गियां, सुअर और गाय मारे गए। फसलें बर्बाद हो गईं, जिस वजह से खाने का सामान भी महंगा हो गया। अकेले खेती के सेक्टर में यूरोप को 13 अरब यूरो का नुकसान हुआ। जर्मनी में 2 परमाणु पावर प्लांट को बंद करना पड़ा, क्योंकि इन्हें ठंडा रखने के लिए जो पानी लाया जाता था वो पानी ही कम पड़ गया। ये 2003 की बात है, जब जून से अगस्त के बीच हीट वेव चली। इस बार मई से ही इन इलाकों में हीट वेव शुरू हो गई है। सामान्य से 12 डिग्री ज़्यादा तापमान का अनुमान है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या फ्रांस और यूरोप आने वाली हीट वेव के लिए तैयार है। इसलिए सवाल है कि 2003 की हीट वेव से यूरोप ने और ख़ासकर फ्रांस ने क्या सीखा। उस समय शुरुआत में तो सरकार ने इमरजेंसी सर्विसेज की ढिलाई पर आरोप लगाया। इमरजेंसी सर्विसेज ने सरकार पर आरोप लगाया कि वही लापरवाह है। राष्ट्रपति ने तो आम जनता पर आरोप लगा दिया कि उन्होंने अपने घर वालों का, अपने बुजुर्गों का ध्यान नहीं रखा। लेकिन मीडिया ने सरकार को नहीं छोड़ा। सर्जन जनरल को इस्तीफा देना पड़ा। पूरे के पूरे स्वास्थ्य मंत्रालय को कैबिनेट से बाहर कर दिया गया। फ्रांस को समझ आ गया कि हीट वेव से लड़ने के लिए आप गर्मी सर पर आने के बाद तैयारी नहीं कर सकते। उसके लिए आपको पहले से तैयार होना होगा। 2003 की त्रासदी के फौरन बाद फ्रांस की सरकार ने हीट वेव नेशनल एक्शन प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। इसमें चेतावनी जारी करने के 4 तरह के लेवल तैयार किए गए। देश के अलग अलग इलाकों के मौसम के हिसाब से तैयारी की गई। गर्मी बढ़ने पर स्वास्थ्य और सोशल केयर सेक्टर्स को क्या करना है, इसकी गाइडलाइन अलग से दी गई। ऐसा नहीं हुआ कि लोगों पर ही अपनी सेहत की सारी जिम्मेदारी छोड़ दी गई। 2004 में गर्मी का सीजन शुरू होने से ठीक पहले ये प्लान लॉन्च हो गया। गर्मी से आने वाली महामारी को सिर्फ एक विभाग या एक मंत्रालय पर नहीं छोड़ा गया, बल्कि ट्रांसपोर्ट, ऊर्जा, खेती, शिक्षा, खेल, इन जैसे तमाम विभागों को साथ में लाया गया। इस बात को समझा गया कि गर्मी सिर्फ सेहत और मौसम का मामला नहीं है, बल्कि समाज और अर्थव्यवस्था के हर पहलू पर इसका असर पड़ता है। फ्रांस ने भी ऐसे मजदूरों की मजबूरी समझी और उन्हें काम पर लगाने वाले व्यापारियों और दुकानदारों के लिए कड़े नियम बनाए। उन्हें हर साल एक एनुअल रिस्क असेसमेंट से गुजरना होता है और बताना होता है कि क्या वो अपने कर्मचारियों को हीट वेव से बचाने के लिए तैयार हैं, क्या उनके काम करने की जगह पर वेंटिलेशन है, हवा के आने जाने का रास्ता साफ है, क्या उनके कर्मचारियों के लिए छाया का इंतज़ाम है, गर्मी में आराम करने का क्या इंतज़ाम है। हर एम्प्लॉयर को इस बात का ध्यान देना होता है कि उसके यहाँ काम करने वाले लोगों के लिए कम से कम 3 लीटर ठंडा पानी हर रोज़ उपलब्ध हो। इस लेवल पर हीट वेव एक्शन प्लान बनाया गया। हीट वेव सेफ्टी को कानून में जगह मिली हुई है फ्रांस में, यानी अगर कोई इसे लेकर कदम नहीं उठाता तो वो कानून का उल्लंघन कर रहा है, यही माना जाएगा। उसे सज़ा तक हो सकती है। हीट वेव से बचाने के लिए अगर कोई एम्प्लॉयर अपने कर्मचारियों की सुरक्षा का ध्यान नहीं दे रहा तो ये माना जाएगा कि वो श्रम कानूनों का उल्लंघन कर रहा है। अगर पाया जाता है कि कोई एम्प्लॉयर हीट वेव एक्शन प्लान का पालन नहीं कर रहा तो उसे 8 दिन का नोटिस दिया जाता है कि वो सुधार कर ले। हो सकता है कि आपको लगे कि हीट एक्शन प्लान भी किसी सरकारी प्लान के जैसा रूटीन काम है, लेकिन ऐसा नहीं है। फ्रांस की घटना से यही समझने वाली बात है। आपकी या आपके जैसे दूसरे लोगों की जान बचाई जा सकती है। जिस तरह से तापमान बढ़ रहा है, आपको इसे गंभीरता से लेना ही पड़ेगा और अब समय भी बहुत कम है। नमस्कार, मैं वृंदा।